जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का अध्याय 4 भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। इसमें हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो ये है, इसमें सभी पॉइंट को देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों व लक्ष्यों को शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना संविधान की मूलभूत कुंजी होती है जिसमें संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्यों का वर्णन होता है। प्रस्तावना के अध्ययन द्वारा संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को समझा जा सकता है। संविधान निर्माता जो चाह रहे थे उद्देश्य, उसको समझने के लिए प्रस्तावना अनिवार्य है। इसमें यही दिया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में पेश किया गया था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। याद रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को और इसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा। अब अगला पॉइंट है, इसके द्वारा भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया गया। कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। अगला पॉइंट है, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 वर्ड को जोड़ा गया था। पहला है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया है। नोट में है, प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ग्रहण किया गया है। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे है, वर्ष 1976 में संशोधित प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है। आइए देखते हैं प्रस्तावना को। उद्देशिका को देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। इसमें याद रखेंगे, न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, आगे है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। याद रखेंगे, संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था, जिसके याद में 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, प्रस्तावना के तत्व। इसमें प्रस्तावना के मुख्य 4 तत्व है। संविधान के अधिकार स्रोत, संविधान की प्राकृतिक यानी कि स्वरूप, संविधान का उद्देश्य और संविधान लागू होने का तिथि। इसमें संविधान का अधिकार का स्रोत जो है हम भारत के लोग अर्थात जनता। संविधान के अधिकार का स्रोत हम भारत के लोग यानी कि जनता। संविधान की प्राकृतिक स्वरूप यानी कि संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद संविधान के उद्देश्य का मतलब हो गया न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। उसके बाद संविधान लागू होने का डेट वही है 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेखित है। अब आगे देखते हैं। इसमें सभी वर्ड को अलग अलग विश्लेषित किया गया है। हम भारत के लोग, आइए देखते हैं। हम भारत के लोग, इसका अर्थ है प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उसमें स्पष्ट होता है कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है और इसके निर्माता जनता के प्रतिनिधि है तथा भारतीय संविधान
तथा भारतीय संविधान भारतीय जनता के इच्छा का परिणाम है और इसमें भारतीय जनता ने ही राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का अर्थ है भारत भारत आंतरिक एवं बाहरी किसी वैदेशिक यानी कि विदेशी मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम है तथा वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समझौता या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी भारत अपना निर्णय कोई भी स्वयं ले सकता है, किसी भी अलग देश का कोई भी दबाव नहीं होगा। अगला है वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। फिर भी संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। यह एक अपवाद स्वरूप है कि वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत शामिल हुआ और इसे ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना है, लेकिन फिर भी सभी निर्णय लेने के लिए भारत स्वयं से स्वतंत्र है। अगला पॉइंट है इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता 1945 ईस्वी को संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते किसी विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है या संवैधानिक अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए अपने क्षेत्र का त्याग भी कर सकता है। अब अगला देखते हैं समाजवादी। भारतीय संविधान में समाजवादी का अर्थ स्पष्ट नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़कर स्पष्ट किया गया है। समाजवादी शब्द का अर्थ को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़कर स्पष्ट किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने 1955 के अवार्डी अधिवेशन में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि समाजवाद का आशय सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधाओं प्रदान करना, अवसर की समानता और समाज में शोषण एवं विभेदों को समाप्त करते हुए समाजवादी ढांचे का निर्माण करना। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण मौजूद है। अगला है लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य। लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य में पहला है आय और जीवन स्तर की असमानता यानी कि गरीबी बीमारी को कम करना। दूसरा है संपत्ति का केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। तीसरा है मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। आइए देखते हैं नोट में। संविधान सभा में प्रोफेसर के.टी. शाह ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने का आग्रह किया था, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान में अंतर्निहित होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। आगे है पंथ निरपेक्ष। आइए देखते हैं। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव प्रदर्शित करता है। इसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और न ही राज्य के द्वारा किसी धर्म का विरोध किया जाएगा। मतलब राज्य और धर्म का लगाव है। राज्य का कार्य सामाजिक और आर्थिक नीतियों का निर्णय करना है। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। आगे है लोकतंत्रात्मक। प्रस्तावना में जिस लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है वह लोकतंत्र राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से हैं। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र शासन के साथ साथ समाज में भी होगा। लोकतंत्र शासन के साथ साथ समाज में भी होगा जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समता और बंधुता की भावना होगी। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं जैसे स्विट्जरलैंड में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। भारतीय संविधान के वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानूनी सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो।
एक बार फिर से अम्बेडकर साहब की वाणी। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। आगे है गणराज्य। गणराज्य गणराज्य अथवा गणतंत्रात्मक व्यवस्था से आशय है कि देश में सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, अर्थात देश का सर्वोच्च पद सभी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इसे भी स्पष्ट हो सकता है कि भारतीय राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित यानी कि राष्ट्रपति। अगला है न्याय। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है समाज में हर व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब समाज में सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आर्थिक न्याय का अर्थ है संपत्ति, लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं, बल्कि समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। उसके बाद अगला है राजनीतिक न्याय का आशय है सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अधिकार प्रदान करना तथा सभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए समूह एवं संगठन निर्माण का अधिकार देना। नोट में देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया। अगला है स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध का निषेध तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए संपूर्ण अवसर उपलब्ध करना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार, पहला में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर से एक बार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन है, जिसके तहत सभी व्यक्तियों को मुक्त रूप से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। इसके मूल अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति 1789। अब समानता की बात करते हैं। समानता में है संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, जिसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध करना है। इसके लिए प्रस्तावना में 3 आशय शामिल है, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक। आगे है प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जीवन में अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होगी तथा राज्य के पदों के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। अब आगे है बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता के आदर्श सभी सार्थक होंगे। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी सार्थक होंगे जब सभी नागरिकों में भाईचारे, भारतीय बंधुत्व की, एक ही देश की सपूत होने की भावना को बढ़ावा दिया जाए और इसमें जातीय, भाषाई, धार्मिक और अन्य किसी भी प्रकार की विविधताएं को आड़े नहीं आने दिया जाए। अब आगे देखते हैं बंधुत्व का अर्थ। बंधुत्व का अर्थ समाज में मौजूद द्वेष को समाप्त कर भारतीय भाईचारे का विकास और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना है। संविधान में मौजूद एकल नागरिकता मूल अधिकार का एक निदेशक सिद्धांत का उद्देश्य भी बंधुता को बढ़ावा देना है। संविधान के भाग 4 के क में विशेष रूप से सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य के माध्यम से प्रावधान है कि वे धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर सभी लोगों के बीच भाईचारे व बंधुत्व के भावना को प्रोत्साहित करें। अब आगे देखते हैं व्यक्ति की गरिमा। संविधान निर्माताओं के द्वारा व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके लिए स्वतंत्रता, समानता आदि के मूल अधिकारों की गारंटी करके सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाएं और एक समुचित जीवन स्तर उपलब्ध कराया जा सके। अनुच्छेद 17 में दिए गए मूल अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण के अंत करना है, जो मनुष्य की गरिमा पर
गरिमा का अपमान है। याद रखेंगे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, छुआछूत का अंत से है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता के बिना हम अपने आर्थिक विकास के प्रयास में सफल नहीं हो सकते और न ही हम लोकतंत्र या देश की स्वाधीनता तथा देशवासियों के सम्मान की रक्षा करने की आशा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 51 के क में संविधान के अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि वे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। नोट, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अब आगे है प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत दर्शन का संक्षिप्त वर्णन है, यानी कि राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक का संक्षिप्त वर्णन है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श विचार उल्लिखित है। यह संविधान की नींव रखने वाले को सपनों और अभिलाषाओं का परीक्षण करती है। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है तथा संविधान के किसी भाग में अस्पष्टता हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकाल के सपनों का विचार है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकाल के सपनों का विचार है। यह वर्ड है सर सैयद अल्लादी का। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य का अभिष्य फल है। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग और आत्मा कहा है। उनके अनुसार यह संविधान का आभूषण है तथा यह वह स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा पत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा संविधान के आदर्शों और साधनों का उल्लेख किया गया है। नोट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज जबकि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब प्रस्तावना संविधान का भाग। प्रस्तावना का निर्माण भारतीय संविधान बनाने के बाद हुआ, अतः प्रस्तावना भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित है, न कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान। इसको फिर से देखेंगे, प्रस्तावना का निर्माण भारतीय संविधान बनने के बाद हुआ। प्रस्तावना का निर्माण कब हुआ? तो भारतीय संविधान के निर्माण के बाद, अतः प्रस्तावना भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित है और न कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान। आगे है, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। तो बेरुवारी संघ मामले 1960 में, बेरुवारी विवाद था 1960 का, में न्यायपालिका द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है क्योंकि प्रस्तावना संविधान में निहित आदर्शों और उद्देश्यों को दर्शाता है और इसलिए यह संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है, जबकि संविधान सर्वोच्च विधि है। प्रस्तावना की विशेषता के बारे में व्याख्या करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। केशवानंद भारती मामले 1973 में न्यायपालिका ने बेरुवारी के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और यह व्याख्या दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है क्योंकि इसमें आदर्श और उद्देश्य का वर्णन है जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। अब आगे देखते हैं, एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघवाद। एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान का आधारभूत ढांचा माना।
और कहा कि संविधान केवल शासन संचालन का एक माध्यम मात्र नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे देखते हैं प्रस्तावना के बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है, प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन है, न कि विधायिका का शक्ति का स्रोत। यानी कि प्रस्तावना में संविधान की शक्ति का स्रोत का वर्णन है भारत के लोग, न कि यह विधायिका का शक्ति का स्रोत है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। बेरुवारी संघ केस 1960 मामले के माध्यम से न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। आगे है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पहली बार कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे से संबंधित जो प्रस्तावना में उल्लिखित है प्रभावित करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो इसके साथ ही अध्याय 4 ये समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि इसे 2-3 बार आप लोग रिवीजन करेंगे ताकि अच्छे तरह से याद हो जाए। मैं इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दूंगा समय रहते। धन्यवाद।